अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी को मज़ीद आगे डिस्कशन को जारी रखेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ी सी पीछे ब्रीफ समरी आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ कि हमने जब ऑगर इलेक्ट्रॉन को डिस्कस किया था, उसको डिफ़ाइन किया था, तो हमने क्या कहा था कि क्या होता है। ऑगर इलेक्ट्रॉन जो होता है, लेट्स सपोज आपके पास ये एटम है और ये आपके पास एक इनर शेल है, के शेल जिसे हम कहते हैं। इस के शेल पे एक इंसिडेंट फोटोन आती है जो इससे टकराती है। तो आप जानते हैं कि फोटोन क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी है। तो जब ये अंदर यानी के शेल वाले इलेक्ट्रॉन के साथ ये फोटोन आकर टकराएगा तो इसे एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। इस एनर्जी के नतीजे में ये जो इंटरनल इलेक्ट्रॉन है, के शेल इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से इजेक्ट हो जाएगा और जिसे हम कहेंगे ये इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अब ये जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन है, ये जब एटम से निकल जाता है तो एटम की ये वाले के शेल में एक स्पेस खाली रह जाती है जो कि एक्साइटेड स्टेट में है। अब इस एक्साइटेड स्टेट को एटम को ये एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल कर देती है और ये कोशिश एटम ये करता है कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आए और ये जो स्पेस है इसको फिल करे और ये जो रिलैक्स हो जाए, एटम की एक्साइटेशन ख़त्म हो और दोबारा ये रिलैक्स हो जाए। लेकिन आप ये बात जानते हैं कि जो बाहर वाला ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये हायर एनर्जी स्टेट में है और ये वाला शेल जो है ये लोअर एनर्जी स्टेट में। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ने हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी वाली तरफ आना है तो होगा ये कि ये अगर इसने यूँ आना है तो होगा ये कि ये हायर एनर्जी को, अपनी एनर्जी को मिनिमाइज़ करेगा, तब इस खाली जगह पे रह सकेगा। ये जो एनर्जी मिनिमाइजेशन है, ये वो एनर्जी अपनी रिलीज़ करेगा और ये एनर्जी रिलीज़ करने के दो तरीके हैं। एक ही तरीका है बेसिकली कि वो एक्सरे रिलीज़ करे, करेक्टरिस्टिक्स फोटोन रिलीज़ करे और अपनी एनर्जी को कम करे और ख़ुद यहाँ आ जाए और इसके नतीजे में ये करेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन या करेक्टरिस्टिक फोटोन निकलेंगे। अगर तो ये सिर्फ करेक्टरिस्टिक फोटोन एटम से बाहर आ जाए तो हम कहते हैं कि ये एक्सरे प्रोड्यूस हो गए हैं। लेकिन बाद औक़ात ऐसे होता है कि जैसे ही ये करेक्टरिस्टिक फोटोन यहाँ से बाहर आ रहे होते हैं तो ये जो वैलेंस शेल में कोई और इलेक्ट्रॉन है उसके साथ ये टकराते हैं और उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं कि ये जो है ये ऑगर इलेक्ट्रॉन है। अब अगर आगर इलेक्ट्रॉन, इससे पहले भी हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था, ये तो जस्ट एक ब्रीफ समरी थी। इस इलेक्ट्रॉन को हम यूटिलाइज़ करते हैं फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर्पजेज़ और हम मुख्तलिफ एलिमेंट की केमिकल कंपोजिशंस, मुख्तलिफ मटीरियल्स की कंपोजिशन को फाइंड करते हैं और क्या कुछ कर सकते हैं ये हम आगे जा चल के देखेंगे। अच्छा, उसके बाद आगे ये है कि आपके पास जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, ये जो प्रोडक्शन ऑफ ऑगर इलेक्ट्रॉन है, ये एक पूरी साइंस है और अभी तक हम इसी साइंस को डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो प्रोडक्शन है ये होती ऐसे है कि अगर तो आपका मटेरियल जिससे आपने अगर इलेक्ट्रॉन जनरेट करना है उसका एटॉमिक नंबर कम है और एटॉमिक नंबर के चेंज की वजह से उसकी प्रोडक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है। ये जो रेड कर्व आपको नज़र आ रही है, ये बता रही है कि एज यू मूव फ्रॉम लोअर टू हायर एटॉमिक नंबर, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑगर इलेक्ट्रॉन है ये डिक्रीज़ होगी। इसका मतलब ये है कि जब आप हायर लोअर एटॉमिक नंबर पे होते हैं तो वहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि आपके पास ऑगर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हों, बिकॉज आपके पास जब लोअर एटॉमिक नंबर होता है तो नंबर ऑफ शेल एटम के कम होते हैं। जब शेल कम होंगे तो ऑफ कोर्स वहाँ से जो वैलेंस शेल से अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ, अंदर जो इनर शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर ईजी होगी, नंबर वन। लेकिन इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट ये है कि जो इनर शेल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाएगा जब उसका साइज़ कम होगा। लेकिन जैसे ही उसका साइज़ ज़्यादा, एटम का साइज़ ज़्यादा होता है यानी एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो हम इस रीजन में फॉल करते हैं जहाँ पे होता ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से शेल्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, यानी इनर शेल्स की तादाद भी बढ़ जाती है और फिर इनर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना फोटोन की वजह ज़रिए आसान तो है, यानी उसका है, लेकिन वो जो बाहर से इलेक्ट्रॉन का वो जो फोटोन निकलता है ना, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी प्रॉबिलिटी कम होती है, जिसकी वजह से आगे इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर इसकी प्रॉबिलिटी कम हो रही है तो क्या, किस चीज़ की प्रॉबिलिटी ज़्यादा हो रही है? वो जो फर्स्ट केस में एक्सरे प्रोड्यूस होता है, हायर एटॉमिक नंबर के एक्सरे प्रोडक्शन की प्रॉबिलिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पर अगर आप इस कलर में मैं आपको दिखा सकूँ कि ये वाला जो रीजन है, ये
हायर एटॉमिक नंबर पे आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। उसकी उसकी वजह भी हमें समझ आ रही है कि वो जो एक्सरे प्रोड्यूस होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने में नाकाम होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ हो जाएंगे और वो एक्सरे जाते जाते बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाले, जिसे हम आगर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अच्छा, दूसरी एक और अहम बात कि जितने भी एक्सरे प्रोडक्शन रिसोर्सेज होंगे उनमें फिर हम इंजीनियरिंग ये करेंगे कि उनमें हम हायर एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट्स हैं उनको यूटिलाइज़ करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। इसी वजह से आप देखते हैं कि जिन जिन इक्विपमेंट के अंदर हम एक्सरे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम हायर एटॉमिक नंबर को प्रेफर करते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन जहाँ जहाँ यूटिलाइज़ करने हैं वहाँ पे लोअर एटॉमिक नंबर को हम प्रेफर करते हैं। अब हम यहाँ पे आप देखें कि हीलियम और हाइड्रोजन एटम नहीं है यहाँ पे। जब जैसे ही हमने इसकी प्रोडक्शन को यील्ड को डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन की यील्ड में ये शुरू में ये 1 और 2 एटॉमिक नंबर, ये एक्सरे में तो चलें ये फिर भी यहाँ से ये 3 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन में यानी हीलियम और हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। इसकी वजह आपको समझ आती है कि क्योंकि हीलियम और हाइड्रोजन का एक एक ही शेल है, तो अगर इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन के लिए ऑफ कोर्स आपको इनर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, फिर वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन उसे फिल करना है, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस एक्सरे जो प्रोड्यूस होगा उससे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उसे हम अगर इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। तो चूंकि यहाँ पे वैलेंस शेल नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की दस्तियाबी नहीं है, इस वजह से हीलियम या हाइड्रोजन के केस में हम कहते हैं कि यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं हो सकते। आगे हम मूव करते हैं। ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम्स क्या होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम ये होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोब इंटरेक्ट करती है आपके सैंपल के साथ, तो वो कितने वॉल्यूम के साथ इंटरेक्ट करती है, कितना वॉल्यूम इफ़ेक्टिवली इन्फ्लुएंस होता है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये कहता है कि इट हैज़ अ गुड लैटरल स्पेशल रेजोल्यूशन लेस देन 10 नैनोमीटर, जो कि उसकी रेजोल्यूशन को बता रहा है। और दूसरा रेजोल्यूशन इसकी डिपेंड कर रही होती है कि आप जो इंसिडेंट बीम है उसका डायमीटर क्या है। जितना जितना इंसिडेंट बीम ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन शार्प होगा उतनी ही ज़्यादा अच्छी रेजोल्यूशन होगी। और दूसरी रेजोल्यूशन डिपेंड करती है कि जो इंसिडेंट बीम है उसकी एनर्जी क्या है। जितनी एनर्जी इंसिडेंट बीम की ज़्यादा होगी ऑफ कोर्स रेजोल्यूशन बहुत हायर होगी, और एनर्जी कम होने की वजह से रेजोल्यूशन कम होती चली जाएगी। अब जो सैम्पलिंग डेप्थ है, सैम्पलिंग डेप्थ यहाँ पे आपको बताया गया है कि सैम्पलिंग डेप्थ क्या होती है। सैम्पलिंग डेप्थ ये है कि आपका जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये यहाँ से आता है और ये मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करता है, तो यहाँ पे कितनी डेप्थ जो सैंपल की वो इफ़ेक्टिवली इन्फ्लुएंस होती है बाय दैट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमें ये बता रहा है कि आपके पास ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अबाउट 5 to 10 100 आंगस्ट्रम जो है ना, ये इसके डेप्थ को इन्फ्लुएंस करता है। और ये जो डेप्थ है ये भी ऑफ कोर्स आप जानते हैं किससे इन्फ्लुएंस होगी। ये जो इंसिडेंट एनर्जी है ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन वो हमें बताएगी कि कितनी है। अगर तो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो ऑफ कोर्स सैम्पलिंग डेप्थ भी ज़्यादा होगी। और दूसरा सिग्नल टू वॉइस जो नॉइस रेशो है उससे भी ये इन्फ्लुएंस होती है। तो हमारा ये था आज का लेक्चर रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन। हम अगले लेक्चर में मज़ीद इसी सीरीज़ को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।